धरती के इस नीले हरे भरे रूप से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन उसके नीचे मौजूद इस लाल पीले रूप से उतना नहीं। जबकि धरती का 99% वजन यही है, गर्म, तरल और जहरीला। ये रूप भी दिखाई देता है, पर सिर्फ उन जगहों में जहां ऊपर के ठंडे पत्थर की परत में छेद है। और ऐसी एक जगह हमारे सामने दिखाई दे रहा इजन ज्वालामुखी भी है। यह ज्वालामुखी जावा के पूर्वी छोर पर स्थित है और जाना जाता है शिखर पर मौजूद इस सरोवर के लिए। नीला, सुंदर और बिल्कुल प्राकृतिक, दुनिया का सबसे बड़ा तेजाब का सरोवर। और इसी जगह को कायदे से देखने के लिए हमने ज्वालामुखी के पास स्थित बनयुवांगी शहर में डेरा जमाया। आधी रात को ज्वालामुखी की चढ़ाई शुरू हुई और कई पर्यटकों संग हम भी इस अजूबे को देखने चल दिए। वास्तव में यह नजारा अद्भुत है। और जैसे जैसे सुबह की रोशनी बढ़ी, सरोवर का नीला हरा रंग सामने आया। यह पानी नमकीन और खट्टा है, लेकिन इसे चखना तो दूर, इसे छूना भी खतरनाक है। इतना खतरनाक कि हाथ डुबाते ही केमिकल बर्न से चमड़ी गला दे। केमिस्ट्री की भाषा में इस सरोवर के पानी का पीएच किनारे में 0.5 और मध्य में 0.3 है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह पानी नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से बना सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसके बनने का स्रोत इसी सरोवर में 180 मीटर की गहराई, 180 मीटर यानी एक 60 मंजिला इमारत की ऊंचाई, इस गहराई पर मौजूद ज्वालामुखी का मुख है। इस मुख से हर समय सल्फ्यूरिक गैसेस निकलती हैं, जो पानी के साथ घुलकर पहले सल्फ्यूरस एसिड और फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। और सरोवर के एक किनारे में यही सल्फ्यूरिक गैसेस पानी में घुलकर नहीं बल्कि सीधा आसमान में निकलती हैं। और इसी जगह को थोड़ा पास से देखने हम गैस मास्क लगाए क्रेटर में उतरने के रास्ते पर चल दिए। इस दुर्गम पथरीले रास्ते पर जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थे ये भारी भरकम पीला पत्थर उठाए चले जा रहे मजदूर। ये लोग बिना गैस मास्क के टॉक्सिक गैसेस के गुबार से बीड़ी फूंकते हुए निकलते दिखाई दिए हमें। और ये सब देख वास्तव में आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। यह इलाका, यह खतरनाक इलाका एक नेचुरल सल्फर माइन है। आदमी की बिछाई सेरेमिक पाइप से ज्वालामुखी के गर्भ से सल्फ्यूरिक गैसेस बाहर आती हैं और बाहर आकर कम ऑक्सीजन के वातावरण में ये खुद ब खुद घटकर सल्फर बनती हैं। और यही सल्फर पाइप्स के मुंह के इर्द गिर्द जम जाता है और मजदूर इसे माइन करते हैं।
मजदूरों के लिए यहाँ काम करने का सबसे सही समय रात का अंधेरा है, जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। और ऐसे में रात के चौथे पहर में कभी कभी ऐसी विचित्र नीली ज्वालाएं भी दिखाई देती हैं। ये नीली ज्वालाएं, जिन्हें नीला लावा भी कहते हैं, सल्फर का ऑक्सीजन की बहुतायत में उससे जुड़कर वापस सल्फ्यूरिक गैसेस बनाना है। और यही ज्वालाएं इजेन ज्वालामुखी को वैज्ञानिकों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। सफर आगे बढ़ा और हम पश्चिम की दिशा में चलते हुए प्रोबलिंगो पहुंचे। और थोड़ी ही दूर में यह विशाल चट्टान की दीवार दिखाई देने लगी। इसका नाम तेंगेर कैल्डेरा है और इसका आकार एक 10-12 किलोमीटर वर्ग के बर्तन जैसा है, जिसे हम यहां बाहर से देख रहे हैं। अभी कैल्डेरा भूगोल में वो गड्ढा है जो धरती के अंदर से लावा निकल जाने की वजह से बनी खाली जगह में हुए धसाव की वजह से बनता है। और इसके ऊंचे किनारे भौगोलिक इतिहास के उस ज्वालामुखी पहाड़ के अवशेष हैं जो कभी यहां हुआ करता था। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम कैल्डेरा के अंदर पहुंचे, जहां ये खूबसूरत नजारे दिखाई दिए। कासा लवांग नाम का ये गांव कैल्डेरा की अंदरूनी दीवार पे पड़ता है। और यहीं से करीब 3.5 किलोमीटर दूर कैल्डेरा के मध्य में मौजूद ब्रोमो ज्वालामुखी को हमने पहली बार देखा। भौगोलिक इतिहास में कैल्डेरा के बनने के बाद की कड़ियां उसके अंदर हुए छोटे ज्वालामुखी विस्फोट हैं, जिनमें यह पहाड़ बने। आइए पास चलकर देखते हैं। आज से 14 साल पहले ब्रह्मो ज्वालामुखी में यह बड़ा विस्फोट हुआ और इसमें निकली राख, लावा के पत्थर आज पूरे तेंगेर कैल्डेरा में चादर की तरह बिछे। और यही इसी पत्थर से बना मंदिर, जो यहाँ के मूल तंगरी लोगों की हिंदू और बौद्ध मान्यताओं से जुड़ा है, पूरा लाहौर पोतेन है। और जैसे जैसे हमने ज्वालामुखी की चढ़ाई चढ़ना शुरू किया, इसका हिंदू मान्यताओं से जुड़ाव हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। इस नाम ब्रोमो में अभिवादन ब्रह्मा को है, पौराणिक हिंदू मान्यताओं का एक ऐसा विचार जिसका नाता ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी हर प्रक्रिया से है। और ज्वालामुखी भी तो फिर भूमि के निर्माण की प्रक्रिया ही है। धरती के अंदर से हाई प्रेशर से निकलती गैसेस की आवाज किसी जेट इंजन जैसी सुनाई देती है। और ये करीब 1 किलोमीटर वर्ग के इस लाउडस्पीकर जैसे आकार से पूरे वातावरण में गूंज रही है।
आकार के मध्य में मौजूद ज्वालामुखी का मुख, जो अपने आप में एक क्रिकेट स्टेडियम के आकार का है, इस ध्वनि और इन गैसेस का स्रोत है। इसके अंदर मौजूद पत्थर आम पत्थर से बहुत अलग है। यह गर्म, चिपचिपा, तरल और हल्का पत्थर है। हल्का इसलिए क्योंकि हर समय इससे गुजर रही गैसेस इसे छेदों भरा बना देती है। उदाहरण के लिए यह पत्थर जो यहीं से उठाया है, उसी आकार के आम पत्थर से करीब 5 गुना हल्का है। जहरीली गैसेस में बिताए उन 2-3 मिनट का यह परिणाम हुआ। कैमरा सीधा पकड़ना है कि उल्टा, यह ख्याल भी दिमाग से उतर गया। खैर, जब थोड़ी जान में जान वापस आई तो डूबते सूरज के रंगों में प्रकृति की इस रचना की सुंदरता और विषमता दोनों को हजम करते हुए हमने बाकी बची शाम बिताई। और फिर अगली सुबह उसी ज्वालामुखी को दूर से देखते घंटों बिताए। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रोमो ज्वालामुखी कुछ अलग ही दिखाई देता है। इस समय इससे निकलता गैसेस का यह गुबार ज्यादातर भाप है, और इसके बनने का कारण रात भर में मैदान में जमी ओस है, जो भूजल बनकर ज्वालामुखी के गर्म पत्थर के पास पहुंची है और यहां से भाप और बादल बनके वापस आसमान में जा रही है। और इस फ्रेम में एक और चीज खास है। ब्रोमो के पीछे दिखाई देने वाला पहाड़ सुमेरु ज्वालामुखी, इसे महामेरु भी कहते हैं, और जावा में मौजूद 45 ज्वालामुखियों में यह सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। पौराणिक हिंदू मान्यताओं में दुनिया के इस हिस्से में यह देवताओं का भगवान शिव का घर है। तेंगेर कैल्डरा की ऊंचाइयों से नीचे उतरकर हमारा अगला अंतरिम पड़ाव था मलंग, जहां कावे और अर्जुन ज्वालामुखी दिखाई दिए। इन सभी ज्वालामुखियों के बनने का वर्णन यहाँ की लोक कथाओं में, हस्तलिपियों में आता है। और ऐसी ही एक कृति तंगतु पंगलरण में जावा के अति विशिष्ट भूगोल के बनने का काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन है। यह कथा बताती है कि कैसे इन सभी ज्वालामुखियों का बनना सागर मंथन के बाद महामेरु पर्वत का जम्बूद्वीप यानी भारत से जावा लाने के कृत्य की अलग अलग कड़ियां हैं। बहरहाल उन पहाड़ों के बीच हमारे सफर को सुहाना बनाया ट्रेन की इन सुविधाओं ने। और क्योंकि हमारा गंतव्य जोग्यकर्ता अब ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने उसी के पास स्थित हमारे अगले ज्वालामुखी मेरापी के बारे में देखना पढ़ना शुरू किया। मेरापी इंडोनेशिया में मौजूद 130 ज्वालामुखियों में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें पिछले 1000 साल में कई बड़े विस्फोट और अनगिनत छोटे विस्फोट हुए। और ये किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि घनी आबादी और विश्व धरोहरों से भरे शहर जोग्यकर्ता से चंद किलोमीटर दूर है। और इस ज्वालामुखी ने यहाँ बसाओं का, साम्राज्यों का आरंभ और अंत दोनों किया है। और यही वजह है कि यहाँ की कथाओं के और यहाँ के वर्तमान के हर पृष्ठ पर इस ज्वालामुखी का नाम आता है। ज्वालामुखी के प्रभाव को समझने के लिए पहले इन घाटियों को समझना जरूरी है। कई किलोमीटर लंबी ये घाटियां ज्वालामुखी के मुख तक जाती हैं और इन्हें तराशने वाली शक्ति को लहर कहते हैं।
लहर एक भूगोल का शब्द है। प्रलय के दौरान ज्वालामुखी से निकले राख, लावा, पानी, मलबे और जहरीली गैसेस की नदी को लहर कहते हैं। और ये घातक रफ्तार से पहाड़ से नीचे आती है और कई किलोमीटर तक सब कुछ भस्म करती जाती है। यही लहर जान माल के नुकसान का सबसे बड़ा कारण भी होती है और इसीलिए इसे धीमा करके रोकना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह काम साबो बांध करते हैं। मेरापी ज्वालामुखी के खतरे के क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर के दायरे में कुल 264 साबो बांध मौजूद हैं। इस नक्शे पर हर लाल बिंदु एक साबो बांध है। लहर में धरती से निकले कई खनिज पदार्थ भी होते हैं जिन्हें माइन किया जाता है, लेकिन ये जानते हुए कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान यह घाटी मिनटों में खौलते मलबे से भर जाएगी। इसीलिए इंडोनेशिया की सरकार हर दिन मेरापी जैसे ज्वालामुखियों के लिए एक खतरे का स्तर जारी करती है। और आज के दिन इस ज्वालामुखी के खतरे का स्तर सियागा यानी सावधान रहिएगा है। और इससे ज्यादा चौथे स्तर की चेतावनी तभी जारी की जाती है जब ज्वालामुखी पूरी तरीके से फट रहा होता है। उदाहरण के तौर पे इस समय फटता हुआ यह ज्वालामुखी लेवोटोबिलाकी खतरे के चौथे स्तर पे है। मेरापी के मुख को ध्यान से देखें तो उसका आकार एक टूटे हुए घड़े की तरह है और टूटे हिस्से के नीचे एक घाटी है। यह घाटी विशाल है, एक क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ी, और इसके बनने का कारण मुख से निकलता लावा है। और ये सभी आकार स्थायी नहीं है, बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे 2010 और 11 की इन तस्वीरों में फर्क साफ दिखाई देता है। और वास्तव में यहां पर्वत की ऊंचाई 38 मीटर कम हुई है। 38 मीटर यानी एक 12-13 मंजिल की इमारत की ऊंचाई। और इसका कारण 2010 का वो ज्वालामुखी विस्फोट था जिसने धरती से निकली सामग्री को आसमान में 10 किलोमीटर तक उछाल दिया और जिसने वायुमंडल में ऑस्ट्रेलिया के आकार का सल्फर डाइऑक्साइड का बादल बनाया। यह पिछले 150 साल में हुआ मेरापी ज्वालामुखी में सबसे बड़ा विस्फोट था। They died because they couldn't come out, or they died because of the gases? No, because they were so hot. So कुदरत की इस महाशक्ति के सामने इंसान के बनाए बंकर जवाब दे गए और कुल मिला के करीब 350 जाने गई। 2010 की उस प्रलय के कुछ मंजर ज्वालामुखी से प्रभावित आसपास के गांवों के संग्रहालयों में दर्ज हैं। this was plastic dispenser. Okay. This thing? गल चुकी प्लास्टिक की वस्तुएं, मुड़े तुड़े लोहे के यंत्र, मृत जीव जंतु और राख ही राख। Yang paling kuning-kuning ini yang tak bisa ya, dan ini ada cabai erupsi. Jadi kita pantau sampai sini itu jam 12 tapi मेरापी ज्वालामुखी के मुख तक तो जाना नहीं हुआ, लेकिन जीप की सवारी के इन हिचकोलों ने उसकी पूर्ति बखूबी कर दी। और इसी के साथ हमारा यह सफर तो खत्म हुआ, लेकिन आपसे फिर एक रोमांच भरे सफर में मुलाकात होगी।